साथियों, हमने नक्षत्र स्वामी के बारे में आपसे बहुत बार कई सारी बातें की हैं और आपको यह भी बताया था कि नक्षत्र स्वामी का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पे हमेशा ही बना रहता है। यदि कुंडली देखने में आपने नक्षत्र स्वामी को इग्नोर कर दिया तो आप चाहे जितने तथाकथित शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव देखते रहिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। नक्षत्रपति का इफेक्ट लिए बिना कुंडली में कुछ भी नतीजा निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब हम आज के अपने टॉपिक की बात करें तो अक्सर ही वर्तमान समय में वैवाहिक जीवनों में बहुत दिक्कतों का सामना देखने में आता है और रोज ही कोई ना कोई जातक इन वैवाहिक झंझटों को लेकर आता ही है। और मजे की बात यह है कि इन जातकों का यह भी कहना होता है कि हमारी कुंडली में तो 28 गुण मिले थे, 30 मिले थे, 32 मिले थे, 25 से कम वाला तो कोई आता ही नहीं है। तो जब इतने अधिक गुण मिलान के पश्चात विवाह किया गया हो तो फिर इनमें लड़ाई झगड़ा और अलगाव जैसी स्थितियां क्यों आनी चाहिए? फिर समस्या की जड़ कहां पर है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गुण मिलान वाली प्रक्रिया वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं रही है। अब देखिए, हम 36 में से गुण मिलान करते हैं और 18 या उससे अधिक गुण मिल जाएं तो ये कह देते हैं कि विवाह बहुत सफल रहेगा, जबकि वर्तमान समय में वैवाहिक संबंधों में लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं और इसका अनुभव तो आप लोगों को भी होगा। आपके पास भी कोई ना कोई जातक अवश्य ही आता होगा वैवाहिक समस्याओं को लेकर। अब हम गुण मिलान के स्कोर की बात करें तो देखिए, 36 का स्कोर होता है, उसमें से भी गण के लिए 6, भकूट के लिए 7 और नाड़ी के लिए 8 यह स्कोर निर्धारित किए गए हैं। अब मान लीजिए कि किसी का इन गण, भकूट और नाड़ी से ही स्कोर कितना हो जाएगा। देखिए, 6, 7, 13 और 8, 21 का स्कोर तो यही कर देते हैं। तो भी हम इसमें कहेंगे कि 18 से ज्यादा गुण मिल गए और सब कुछ सही है, विवाह किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा मांगलिक दोष को देख लेंगे, जबकि मंगल का इसमें कोई रोल नहीं होता है, वो भी भविष्य में हम बात करेंगे। आज तो इसी विषय पर रहते हैं। और आजकल तो अपवाद स्वरूप कई लोग नाड़ी दोष का रद्दीकरण का फार्मूला भी बताते रहते हैं, तो यह कोई उपयुक्त नहीं है। देखिए, जब तक मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेसिव नहीं हुआ था तब तक तो यह एक अच्छा फार्मूला था, लेकिन आज मेडिकल साइंस बहुत उन्नति कर चुका है। इनमें से ज्यादातर दोषों का, जैसे नाड़ी दोष का और इनका, बहुत सिंपल और साधारण इलाज मेडिकल साइंस में उपलब्ध है, तो इनकी कोई महत्ता लगती नहीं है। अब यह तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि जिसके जितने ज्यादा गुण मिले हैं उन जोड़ों में उतनी ही ज्यादा दाम्पत्य में दिक्कतें आ रही हैं। और देखिए, पुराने समय में तो कुंडली मिलान का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि पुराने समय में तो ज्यादातर लोगों के पास कुंडलियां होती ही नहीं थी। बहुत संभ्रांत किस्म के लोग, पढ़े लिखे, उन्हीं लोगों में कुंडलियां बनवाई जाती थी, बाकी तो किसी के पास कुंडली होती ही नहीं थी। और पुराने समय में कौन सा कुंडली मिलान करके विवाह किए जाते थे? उस समय में तो विवाह हो गया कुछ जातियों में तो वही बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन फिर भी शादियां चली और खूब चली। अब जिनके 5-10 गुण ही मिलते हैं उनकी भी आप पाएंगे कि शादी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस चीज का राज क्या है कि 25-30 गुण मिलान वाली शादियों में दिक्कतें आ रही हैं और 5-10 गुण मिलान वाली शादियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अब आप इसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि यह सारा खेल नक्षत्रपति का रचा हुआ है। और इसीलिए हम बार बार आपको नक्षत्रपति पर ध्यान देने के लिए कहते रहे हैं कि बिना नक्षत्रपति के दूसरे कोई भी ग्रह अपनी दशा महादशा में वो फल नहीं दे सकते जो वो देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी कुंडली नक्षत्रपति के द्वारा ही रूल की जाती है और इस नक्षत्रपति का जीवन में महत्वपूर्ण रोल रहता है। मान लीजिए किसी ग्रह की दशा अंतरदशा बहुत अच्छी है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उस महादशा में भी नक्षत्रपति का
अपना अंतर्दशा का भोग आ जाता है, तब वह काम कर जाएगा। अच्छा या बुरा जैसा भी वो हो, नक्षत्रपति की कुछ स्थितियां होती हैं जो वैवाहिक जीवन में तनाव और अलगाव का कारण बनती हैं। अब नक्षत्रपति कहाँ बैठा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन आज हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं उसका फर्क सभी पर रहेगा ही। और यह सूत्र यह है कि नक्षत्रपति की उच्च राशि लग्न भाव में हो तो स्वाभाविक है नीच राशि सप्तम भाव में होगी, तो यह दाम्पत्य संबंधों में तनाव का, बिखराव का, अलगाव का, झगड़े झंझटों का कारण बनेगा। अब सेपरेशन होगा या नहीं होगा इसके लिए कुछ अन्य स्थितियां भी बनती हैं, अन्य ग्रहों द्वारा भी वैसी ही स्थितियां रच दी जाती हैं, उन पर हम बाद में कभी बात करेंगे। आज तो हम एक इसी सूत्र पर टिकते हैं और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे कुंडली देखने के लिए शुरू में ही नक्षत्रपति की स्थिति देखने के लिए आपको हमने कहा है, उसी तरह कुंडली मिलान में भी आज जो स्थिति हम बता रहे हैं उसको अवश्य ध्यान में रखिए। अब हम आगे बात शुरू करें उससे पहले आपको चंद्रमा की कुछ स्थितियां बता देते हैं, जिससे जो कम जानकार लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें कि जन्म कुंडली में या जन्म के समय चंद्रमा किन किन नक्षत्रों में रहेगा, तब किन किन लग्नों में यह स्थिति बनेगी। अब देखिए, मेष लग्न में सूर्य यह स्थिति बना देगा, क्योंकि मेष लग्न में सूर्य की उच्च राशि लग्न में ही होती है। तो जन्म के समय चंद्रमा यदि सूर्य के नक्षत्रों में है, यानी कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों में चंद्रमा यदि है तो यह स्थिति बनेगी, क्योंकि इस स्थिति में सूर्य की नीच राशि तुला सप्तम भाव में होगी। वृष लग्न में देखें तो यहाँ पर चंद्रमा अपने ही नक्षत्रों में हो, यानी रोहिणी, हस्त और श्रवण, इनमें से किसी नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो तो यह नक्षत्रपति की उच्च लग्न भाव में हो जाएगी। मिथुन लग्न में यह स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि मिथुन राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रमा कहीं भी हो। आज के विषय से मिथुन लग्न का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह कर्क लग्न हो तो कर्क लग्न में चंद्रमा को गुरु के नक्षत्रों में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की उच्च राशि लग्न में पड़ेगी। यानी चंद्रमा पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वाभाद्रा नक्षत्र में हो तो कर्क लग्न में यह स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसी तरह सिंह लग्न में चंद्रमा को केतु के नक्षत्रों में होना चाहिए, यानी अश्विनी, मघा या मूल में चंद्रमा हो तो यह केतु की उच्च राशि सिंह लग्न में होगी, तो यह स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसी तरह कन्या लग्न हो तो चंद्रमा को बुध के नक्षत्रों में होना चाहिए, अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो कन्या लग्न में यही स्थिति निर्मित हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में बुध की उच्च राशि लग्न में होगी और नीच राशि मीन सप्तम भाव में होगी। इसी तरह तुला लग्न में चंद्रमा यदि शनि के नक्षत्रों में होगा, मतलब पुष्य, अनुराधा या उत्तराभाद्रा नक्षत्र में चंद्रमा होगा, उस स्थिति में शनि नक्षत्र स्वामी होंगे और उनकी उच्च लग्न में होगी और शनि की नीच राशि में सप्तम भाव में हो जाएगी। बात करें वृश्चिक और धनु लग्न की, तो इन दोनों लग्नों में भी मिथुन लग्न जैसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ पर भी कोई भी ग्रह लग्न में उच्च का नहीं होगा, तो यह भी इससे बाहर है। इसी तरह अब देखते हैं मकर लग्न में। मकर लग्न में मंगल की उच्च राशि मकर होती है लग्न भाव में, तो इस स्थिति में चंद्रमा को मंगल के नक्षत्रों में होना चाहिए, मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में चंद्रमा है तो यह नक्षत्र स्वामी मंगल की उच्च राशि लग्न में होगी और उनकी नीच राशि कर्क सप्तम भाव में होगी, तो यह स्थिति बन जाएगी। कुंभ लग्न को देखें तो यहाँ पर राहु की उच्च पड़ेगी लग्न में, तो चंद्रमा को राहु के नक्षत्रों में होना चाहिए। आद्रा, स्वाति या सतविशा, इनमें से किसी एक नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो यह स्थिति बनेगी। और इसी तरह मीन लग्न में चंद्रमा को शुक्र के नक्षत्रों में होना चाहिए।
भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में यदि चंद्रमा होगा तो यह स्थिति मीन लग्न में निर्मित होगी। तो अभी तक हमने आपको लग्न अनुसार नक्षत्र स्वामी की स्थितियां बता दी हैं। अब आइए आगे बात करते हैं, इस सूत्र को समझते हैं एक उदाहरण से। अब हम यहाँ पे मीन लग्न का ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मीन लग्न में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो इस स्थिति में नक्षत्रपति बनेगा शुक्र, और शुक्र की उच्च राशि लग्न में ही है और इनकी नीच राशि सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर लग्न एक्टिव होगा और सप्तम डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस स्थिति के जातकों को वैवाहिक दिक्कतें आएंगी ही। भले ही आप 36 में से 36 गुण मिलाकर शादी करवा दीजिए, लेकिन इस स्थिति के जातकों को वैवाहिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर शुक्र की मान लीजिए कोई बैठने की स्थिति ऐसी है कि जिसमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये प्रभाव तो बना ही रहेगा। और इस प्रभाव में सबसे पहले तो विवाह का देर से होना, विवाह हो भी जाए तो दाम्पत्य में खटखट, रोज के झंझट और कुछ अन्य ग्रहों की स्थितियां भी बन जाएं, जिनके बारे में हम भविष्य में विस्तार से आपसे चर्चा भी करने वाले हैं। तो अलगाव की नौबत भी यहीं पर आएगी। यह एक प्राइमरी सूत्र है। यदि यह सूत्र पहले लागू हो जाए तो आप आगे बढ़ के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या होगा। लेकिन वैवाहिक संबंधों में झंझट उत्पन्न करने वाला सबसे प्रथम सूत्र यही है। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं स्त्री और पुरुष की कुंडली का क्या फर्क है, उसको बताइए। तो वो एक बड़ा विस्तार का विषय है जिसको आराम से बाद में बात करेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में आप यह समझ लीजिए कि यह योग चाहे पुरुष की कुंडली में हो चाहे स्त्री की कुंडली में हो, यह दोनों पर ही लागू होगा। यानी कुल मिलाकर अभी तक हम इस नतीजे पर पहुंचे, इसको सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि जिस जातक या जातिका के नक्षत्रपति की उच्च राशि लग्न भाव में है, तो स्वाभाविक है लग्न में उच्च है तो सप्तम में नीच होगी, उनको इन वैवाहिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, नक्षत्रपति का कोई उपाय नहीं होता, वो तो एक तरह से किस्मत का खेल समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ लग्न में उच्च है, यानी नक्षत्रपति चाहता है अकेला रखना, उसको तो सप्तम को खराब करना है। इसलिए इसका आप क्या उपाय करेंगे? क्योंकि सप्तम भाव में यानी जीवन साथी के भाव में जब नक्षत्रपति की नीच राशि पड़ी है तो वह उस नीच राशि के फल तो नहीं लेने देगा। अब मान लीजिए किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा में सप्तम एक्टिव हो गया तो शादी भी हो जाती है, लेकिन नक्षत्रपति का यही प्रभाव दाम्पत्य को कटु बना देता है और कहीं अन्य स्थितियां मिले तो तलाक भी करवा देता है। अब रही इससे बचने की बात, तो देखिए सप्तम है अरेंज मैरिज का। तो प्रैक्टिकली जो मेरे देखने में आया है कि इस स्थिति के जातकों ने जिन्होंने भी इच्छित विवाह किया है या आप कह लें प्रेम विवाह किया है, उनकी शादी तो सफल चल रही है। प्रैक्टिकल रूप से मेरा जो अनुभव है वही बता रहा हूँ। लेकिन अरेंज मैरिज वालों को मैंने दिक्कत में पाया है। तो एक तो आप यही उपाय समझ लीजिए कि कोई अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज कर ले। और लव मैरिज का यह भी मतलब नहीं होता कि किसी से अफेयर कर लिया, लड़के लड़की भाग गए, ये गलत बात है। देखिए, प्रेम विवाह में भी 1-2 साल का अफेयर होके शादी होती है और आजकल तो यूं भी ज्यादातर पेरेंट्स तैयार हो ही जाते हैं और पूछो तो कहते हैं लव कम अरेंज है। अरे भाई, लव कम अरेंज क्या होती है? लव मैरिज यानी लव मैरिज है 4th भाव का फल। इसी तरह यदि पूर्व परिचित हैं, अब पूर्व परिचित का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज में कहीं साथ पढ़े हैं, अफेयर नहीं है, बस वो एक दूसरे को जानते हैं, यदि उनकी शादी होती है तो वह भी लव मैरिज की श्रेणी में ही आएगी, यानी वो 4th का फल होगा। ठीक इसी तरह हम लोग समाज में आते जाते हैं, समाज के कार्यक्रम होते हैं, रिश्तेदारी में आते जाते हैं, तो लड़का लड़की एक दूसरे से परिचित हैं पहले से ही, अफेयर नाम की कोई चीज नहीं है। तो उनका विवाह होगा तो वह भी
लव मैरिज की श्रेणी में ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि वह फोर्थ का फल होगा। तो एकमात्र यही उपाय मेरे को तो देखने में आया है, बाकी और तो कोई इसमें जादू की छड़ी नजर नहीं आती। वैसे भी इसकी अन्य स्थितियां भी बनती हैं कि झगड़ा टंटा होकर ही जीवन चलता रहे, या सेपरेशन होगा, या मारपीट चलती रहेगी। तो उनकी कुछ स्थितियां बनती हैं और एक चैप्टर में यह सब पूरा नहीं किया जा सकता। तो भविष्य में हम आपसे समय समय पर इस बारे में बात करते रहेंगे। आज तो हमने आपको एक शुरुआती सूत्र बताया है। आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए, ध्यान में रखिए कि सबसे बड़ा कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियों का यहीं से शुरू होता है। भविष्य में जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा, हम आपसे इस विषय पर भी बात करते जाएंगे। आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।